नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक सिद्धांत की जो किताब है, पॉलिटिकल थ्योरी की किताब है, उसका अध्याय 3 समानता इक्वलिटी। और आज इसका हमारा जो लेक्चर नंबर है वो भी 3 है। तो चलिए आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे समानता क्या होती है और अवसरों की समानता है ये क्या है। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। समानता या इक्वलिटी जिस शब्द को कहा जाता है, ये इक्वलिटी। देखिए आज मतलब हमने लेक्चर 1 पढ़ लिया, लेक्चर 2 पढ़ लिया और लेक्चर 3 में आकर के हमें बताया जा रहा है कि समानता क्या मत है। लेक्चर 1 में हम लोगों ने ये बात जानी थी कि इस पूरे अध्याय में हम कुछ सवालों का सामना करेंगे, तो उन सवालों को हम लोगों को जानना है। वो सवाल हमें समझने और उसके जवाब हमें देने अलग अलग विचारधाराओं के हिसाब से, समाजवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद, अलग अलग विचारधाराओं के हिसाब से। फिर उसके बाद ये बताया गया दूसरे लेक्चर में कि भैया पूरे विश्व में किस प्रकार से असमानता है, किस प्रकार से इनइक्वलिटी है और देश में, भारत में किस प्रकार से आर्थिक असमानता है, ये हम लोगों को बताई गई, ये हमें समझाई गई लेक्चर 2 में। अब लेक्चर 3 में समानता क्या है, मतलब कहीं ना कहीं ये बिल्कुल एक ऐसा हो रहा है जैसे मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति के पास गया, मैंने बिल्कुल बातचीत कर ली, हेलो हाय कर लिया, आधी घंटे 1 घंटे तक मस्ती मजाक भी करता रहा और फिर जाकर के पूछा भैया आपका नाम क्या है यार मतलब हमने 2 लेक्चर निकाल दिए और अभी तक हमें ये नहीं पता कि समानता क्या है। अब किताब वाले अब हमें बता रहे हैं कि समानता क्या है, इक्वलिटी क्या होती है। ये क्या सही है क्या? क्या आज से ही सर चैप्टर शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग के 2 लेक्चर ना देखे तो भी चलेगा? बिल्कुल भी नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। काफी बार बच्चों को ऐसा लगता है कि चैप्टर यहीं से शुरू हो रहा है, नहीं। लेक्चर 2 में हमें यह बताया गया कि समानता क्यों महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्यों है, समानता क्यों होनी चाहिए विश्व भर में समानता। आप सभी ने क्रिकेट का मैच तो देखा होगा, नहीं भी देखा तो टॉस उछालते हुए तो देखा ही होगा। दोनों कप्तान, 2 टीमों के जब कप्तान आते हैं और टॉस करते हैं बच्चों, उससे पहले वो पिच को देख करके आते हैं कि हाँ भैया आज टॉस जीतेंगे तो पहले बॉलिंग बढ़िया रहेगी या बैटिंग बढ़िया रहेगी। वो पिच को देख करके आ गए, फिर टॉस करा और टॉस करने के 20-25 मिनट बाद मैच की शुरुआत होती है। इसी प्रकार से हमारे हैं, हमने पहले कॉन्सेप्ट को समझा कि समानता जरूरी क्यों है। भैया आपको उसमें इंटरेस्ट तो होना चाहिए ना, उसका महत्व तो पता होना चाहिए। हाँ आपको लगा यार महत्व तो है, इतनी पूरी दुनिया में असमानता, कुछ लोगों के पास इतना सारा धन और इतने सारे लोगों के पास इतना सा धन, बड़ी असमानता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ये जो असमानता है इसको खत्म करना होगा और हमें समानता को लाना होगा। हम समानता का महत्व, हम समानता की इंपॉर्टेंस समझ चुके हैं। एक और आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं जिससे कि आप अच्छे से समझ सके कि लेक्चर 1 और 2 हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट था और किताब ने यहां से समानता क्यों बाद में शुरुआत करी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप कहीं पर जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप 18 साल से ऊपर हो गए और आपको जिम ज्वाइन करना है, या आप जिस भी एज में हो आपको योगा ज्वाइन करना है। आप किसी योगा ट्रेनर के पास गए और बोला सर मैम मुझे योगा ज्वाइन करना है। अब वो पहले तो आपको फर्स्ट डे क्या बताएगा कि योगा क्यों करना चाहिए, योगा का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। जब उसने महत्व बता दिया ना तो आपके अंदर इंटरेस्ट आ गया, और हाँ यार करना है, मुझे भी करना है, मुझे भी योगा करना है। जिम वाले ने बोला देखो ऐसे बॉडी बन जाएगी, ये होगा, ये ऐसा ऐसा, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया लगेगा, तो सबके सामने जान आ जाएगी तेरे शरीर में। आपको महत्व पता चल गया, इंपॉर्टेंस पता चल गई। जैसे ही आपको इंपॉर्टेंस पता चली आपका इंटरेस्ट बढ़ा, और इंटरेस्ट बढ़ा तो आप जिम करने चले गए। फिर 2 दिन पैरों में हाथों में दर्द भी हुआ तो कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंस पता चली, इंटरेस्ट अपना। तो इसीलिए पहले किताब ने आप में इंटरेस्ट पैदा करा है, इंपॉर्टेंस बता करके कि देखो भाई समानता क्यों जरूरी है। सोचो कि इतने मुट्ठी भर लोगों के पास इतना सारा धन और इतने सारे लोगों के पास मुट्ठी भर धन, ऐसा क्यों? सोचो जरा सोचो। और सोचते हम आते हैं कि समानता होनी चाहिए। पर जब आते हैं कि समानता होनी चाहिए तो ये समानता है क्या, कौन से खेत की मूली है समानता, इस समानता को हमें समझना होगा कि समानता क्या है, इसको हमें जानना होगा। पर समानता को जानने से पहले हम एक बार जो समझते हैं वो असमानता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? असमानता, इनइक्वालिटी। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। बच्चों देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आपने बचपन में बहुत सी बार सुना होगा कि जैसे है ना ये एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन से आगे बढ़ने के लिए मैं दूसरी लाइन खींचनी पड़ती है। ऐसा आपने बहुत सी बार सुना होगा। या बहुत सी बार आपको दूसरों से आगे निकलने के लिए, कुछ लोग क्या होते हैं दूसरों को गिरा देते हैं फिर आगे निकलते हैं, और कुछ लोग क्या होते हैं कि खुद पर मेहनत करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। जैसे क्या होता है, भाई गाड़ी चला रहे हो आप लोग, अब गाड़ी चलाते चलाते सोचा यार जगह है मैं आगे निकाल लूं, तो अब ऐसा थोड़ी है पास वाले को गिराओगे तो गिर नीचे, मुझे आगे निकलने देनी। हम हमारी गाड़ी की स्पीड बढ़ा करके आगे निकलते हैं। इसी प्रकार से मैं यहां पे कहना चाहता हूं कि हमें हमारे एफर्ट्स लगा करके आगे बढ़ना है, हमें किसी को गिराना नहीं है। हमने इस लाइन को नहीं काटा, हमने इस लाइन को बढ़ाया है।
हमने इस लाइन को बढ़ाया। ये आप हमें क्यों बता रहे हो गुरुजी? वो मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चों कि अगर हमें समानता चाहिए तो हमें असमानता को खत्म करना होगा। हमें असमानता नहीं हटा रहे हम समानता की लाइन को बढ़ा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कमरे में आया, स्टूडियो में आया, स्टूडियो में अंधेरा ही अंधेरा हो रहा था, मैंने लाइट जलाई, अंधेरा चला गया। मेरा अंधेरे को थोड़ी मारा, अंधेरे को थोड़ी भगाया, मैं तो प्रकाश को लेकर के आया हूं, मैं तो उजाले को लेकर के आया हूं। मैं उजाले को लेकर के आया और अंधेरा खुद भाग गया। एक लाइट जलाई, थोड़ा सा अंधेरा भागा, दूसरी लाइट जलाई, थोड़ा सा और भाग गया, तीसरी लाइट जलाई, खुद ही भाग गया। आज मेरे अंदर कोई बुरी आदत है तो मैं बुरी आदत को थोड़ी भगा रहा हूं, भाग भाग भाग, नहीं मैं अच्छी आदत ला रहा हूं, अच्छी आदत ला रहा हूं। अच्छी आदत आते आते बुरी आदत खुद भाग जाएगी। तो हमें इस वाली लाइन को, असमानता की लाइन को काटना नहीं है, हमें समानता की लाइन को बढ़ाना है, हमें समानता के दायरे को बढ़ाना है। ये जो विश्व में आप असमानता देख रहे हो, देश में आर्थिक असमानता देख रहे हो, इन सारी असमानताओं को खत्म करने के लिए हमें समानता को लेकर के आना होगा। अब आप ये कहोगे कि गुरुजी आप भी मानते हो कि पूरे विश्व में समानता होनी चाहिए, मैं भी मानता हूं समानता होनी चाहिए, मेरे मम्मी पापा आस पड़ोस वाले भी मानते हैं समानता होनी चाहिए, तो फिर ये असमानता की शुरुआत हुई तो हुई कहां से? असमानता की शुरुआत हुई तो हुई कहां से? बच्चों, जीवन में चाहे कोई अच्छा काम हो या बुरा काम हो, उसकी शुरुआत यहां दिमाग से होती है। इस दिमाग से, ये दिमाग ही हर चीज की जड़ है। इस दिमाग ने, मानव मस्तिष्क ने पूरी दुनिया को गजब के आविष्कार भी दिए हैं और इसी मानव मस्तिष्क ने दुनिया को बांटने का भी काम करा है। इसी मानव मस्तिष्क में एक उपज उठी कि भैया विभेद होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए लोगों के बीच। ओके, विभेद होना चाहिए। बिल्कुल, हम क्या करें, उसको विभेद हम लोगों को कर लेना है, हम उसको विभेद समझ करके चलेंगे, अलग अलग समझ करके चलेंगे। अभी अलग अलग कैसे? वो गोरा है, ये काला है, वो ऊंची जाति के, ये नीची जाति के, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये कमजोर हैं, ये ताकतवर है। ये दिमाग की उपज है, ये दिमाग की उपज है। किसी भी धर्म ने, किसी भी शास्त्रों ने, किसी भी ग्रंथों ने इंसान को नहीं बांटा, पर इंसान ने इंसान को बांट लिया। इंसान ने इंसान को बांट लिया। आज आप किसी जाति के हो, चाहे मैं किसी जाति का हूं, मेरे अंदर जो खून दौड़ रहा है वो भी लाल है, आपके अंदर जो दौड़ रहा है वो भी लाल है। चाहे मेरा रंग कैसा हो, आपका रंग कैसा हो, पर खून लाल ही निकलेगा। मेरे भी दो पैर हैं, आपके भी दो पैर हैं, मेरे भी दो हाथ हैं, आपके भी दो हाथ हैं, मेरे भी दो आंखें हैं, आपके भी दो आंखें हैं। भगवान ने जब बनाया हमें कोई डिफेक्ट नहीं डाला, उसने हमें बिल्कुल सही बनाया। पर जैसे ही हम धरती पर आए, हम लोगों के बीच में आए, हम इंसानों के बीच में आए, तो इंसान ने बोला भाई ऐसे तो नहीं चलेगा ना बच्चा, बांटना तो पड़ेगा ना, तू अच्छा तू गंदा, तू अच्छा तू गंदा, तू ऊंचा तू नीचा। इस पर हमने क्या कर दिया, समाज को, हमारी सोसाइटी को बांट दिया। और जब बांट दिया तो एक स्तर ऐसा आ गया कि जिनको नीचा बताया गया वो बहुत पीछे जाते गए। जैसे आप भारत में जाति व्यवस्था देख लीजिए, अमेरिका में रंग भेद देख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद के बारे में आपने पढ़ा कि हाँ साहब, गोरे लोग अच्छे, काले लोग खराब। क्यों भाई, क्यों ऐसा? क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए? विभेद है, ये जो हमने बांटा है ना, ये सब हमारे दिमाग की उपज है। और फिर धीरे धीरे जिनको छोटा बनाया गया उनके साथ इस स्तर का भेदभाव होने लगा कि उन्होंने बिल्कुल खुद को अलग ही समझ लिया, बिल्कुल खुद को ही पीछे लेकर के चले गए और समाज बढ़ गया। तो कुछ लोग संपन्न होते गए, कुछ लोग बिल्कुल गरीब होते गए, कुछ लोग बहुत आगे निकल गए, कुछ लोग बहुत पीछे चले गए। तो ये सब कुछ जो बंटवारा, असमानता हुई है ना, इसकी शुरुआत यहां से हुई है। और असमानता खत्म भी होगी तो वो भी यहीं से होगी, वो भी यहीं से होगी बच्चों। बहुत सी बार हम कहते हैं ना कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें समाज को बदलना होगा। समाज को बदलने का मतलब क्या है, नए नए लोग ला करके रखे नहीं, हमें हमारे मानसिक को बदलना पड़ा, हमें हमारे मन को, हमें हमारे दिमाग को बदलना पड़ेगा। हमें यह सोचना पड़ेगा कि साहब विशेष किसी एक जाति में, एक धर्म में, किसी एक वर्ग में, एक लिंग में, एक रंग में जन्म लेने से कोई व्यक्ति अच्छा है बुरा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है कोई व्यक्ति एक जाति, एक वर्ग, एक धर्म में अच्छा है बुरा? जो जिनने अमेरिका में गोरे रंग के जन्म लिए वो सारे अच्छे हो, काले रंग के लोग सारे बेकार। ये कैसा? जन्म आधारित किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को कोई भी विशेषाधिकार ना मिले, बस यही समानता है। हमें हमारे माइंडसेट को चेंज करना होगा। अगर आज आप पढ़े लिखे होने के बाद भी आप किसी के साथ भेदभाव करो तो आपकी पढ़ाई बेकार है। अगर आप पढ़े लिखे होने के साथ आप खुद को ज्यादा श्रेष्ठ और दूसरे को नीचा मानते हैं तो आप बेकार हैं, आपकी एजुकेशन बेकार है, आपकी शिक्षा बेकार है। और मैं इतना कहता हूं, आप में जितना घमंड होगा मेरे लिए आप उतने ही बेकार स्टूडेंट, उतने ही बेकार स्टूडेंट। आप सोचते हो नहीं साहब हम मनीष सर के बहुत अच्छे स्टूडेंट, नहीं, मेरे लिए वही अच्छा स्टूडेंट है जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ लेकर करके सबको एक समान मान करके चलता हूं। तो यहाँ पे जो असमानता है, ये विभेद है, ये सब किसकी देन है? ये माइंड की देन है, दिमाग की देन है। और समानता भी अगर आएगी तो ये कहां से आएगी? ये दिमाग से ही आएगी, हमारा मानसिक माइंडसेट हम लोग जब चेंज करेंगे। अब बात करते हैं कि समानता एक्चुअल में समानता होती क्या है, इक्वलिटी क्या है। तो इसमें सीधा सा मामला बस इतना सा है,
कि बराबरी मिलनी चाहिए, सबको सबको इक्वलिटी मिलनी चाहिए, सब बराबर होने चाहिए, मैं भी आप भी, सब एक जैसे बराबर होने चाहिए, किसी के साथ दूसरा व्यवहार नहीं होना चाहिए, अलग व्यवहार नहीं होना चाहिए। यही समानता का कॉन्सेप्ट है, अलग व्यवहार नहीं होना चाहिए। जैसे दक्षिण अफ्रीका में क्या था, गोरे लोगों के लिए पूरी अच्छी सुख सुविधाएं थी, जो अश्वेत रंग के लोग थे उनके लिए अच्छी सुविधाएं नहीं थी। उनके हॉस्पिटल की खराब कंडीशन, स्कूलों की खराब कंडीशन, बसों की खराब कंडीशन, पार्क की खराब कंडीशन। ये व्यवहार क्या हो गया, अलग हो गया। ये व्यवहार क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये जो अलग व्यवहार होता है यही असमानता कहलाती है। और जो समानता है वो क्या है, बराबरी का व्यवहार है, कि सबके साथ बराबरी होनी चाहिए, सब एक जैसे होने चाहिए, किसी में किसी प्रकार का कोई भेद, किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। पर अब सवाल यहां पर यह आता है कि क्या हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में, हर स्थिति में हमें सबके साथ सेम व्यवहार करना है? हर स्थिति में क्या व्यवहार सेम होना चाहिए? यह बड़ा सवाल है कि हर स्थिति में, हर कंडीशन में क्या व्यवहार सेम होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर स्थिति में हम हर व्यक्ति का बराबर का व्यवहार नहीं कर सकते। मैंने उदाहरण दिया कि एक टीचर कॉलेज में पढ़ा रहा है और एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, दोनों के पेमेंट में अंतर आएगा तो आएगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा नॉलेज है, वो हायर क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसके पास ज्यादा पेमेंट आएगा। मैं अगर कम क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास कम पेमेंट आएगा। तो हर स्थिति में व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता, हर स्थिति में एक जैसा सेम व्यवहार नहीं हो सकता। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनके पास जितनी सुख सुविधा या जितना हम कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं उनको सुरक्षा दे रखी है, वो सुरक्षा हर व्यक्ति को नहीं मिल सकती, क्योंकि वो उस पद पर बैठे हुए हैं, वो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, उनकी सुरक्षा होना बड़ा जरूरी है। तो अब आप ऐसा नहीं कहोगे साहब ये तो असमानता हो रही है, इनइक्वलिटी नहीं। जब तक वो अपने पद का दुरुपयोग ना करे तब तक वो इनइक्वलिटी नहीं है, वो समानता में ही काउंट होगा। तो समानता क्या है, हम सभी के साथ बराबर का व्यवहार करें, एक जैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए, पर हर स्थिति में वो व्यवहार सेम नहीं होगा। और अब आगे हम जैसे लेक्चर में बढ़ेंगे तो ये चीज आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगी। समानता का हमारा आत्मबोध कहता है कि साझी मानवता के कारण सभी मनुष्य बराबर सम्मान और प्रवाह के हकदार हैं। देखिए, आत्मबोध का मतलब यह है कि जो हमारी अंतरात्मा, एक तरीके से जो हमें अंदर से महसूस होता है। बोध का मतलब क्या हो जाता है कि हमें ज्ञान हो जाना, ठीक है। तो आत्मज्ञान मतलब खुद के ज्ञान में हमें ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि भैया हम सब मानव एक समान है, ठीक है। मानव सब एक समान है, और मानव के साथ जो मानव वाला व्यवहार होना चाहिए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानवता कहते हैं, ह्यूमैनिटी कहते हैं। और जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, मतलब आप कह सकते हैं ये मानवता वाले सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आर्ट्स भी कहा जाता है और ह्यूमैनिटीज भी कहा जाता है। तो हम ये मानवता वाले ही विषय पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे समानता का मतलब क्या है कि जो हमारा आत्मबोध है, जो हमें आत्मज्ञान हो जाना चाहिए कि भैया हम सब मानव है, और इन मानव में किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं होना चाहिए, हम सबकी साझी मानवता है, ठीक है। मैं आपके साथ मानव वाला व्यवहार करूं, आप मेरे साथ मानव वाला व्यवहार करें। अमानवीय जो व्यवहार है ना वो कभी भी नहीं होना चाहिए। और जब हम सभी मानव, मैंने अभी आपको क्या कहा, मेरे भी 2 हाथ है, आपके भी 2 हाथ है, आपके भी 2 पैर है, मेरे भी 2 पैर है। जैसा सिस्टम पूरा बॉडी का मेरा है वैसा ही पूरा सिस्टम बॉडी का आपका है, सेम है। तो मतलब हम मानव सब सेम हुए। जब सेम हुए तो इनके बीच में डिफरेंस कैसा, इनके बीच में भेद कैसा, वो भेद नहीं होना चाहिए। और जब भेद नहीं होगा, हम सब मानव है, तो हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को बराबर की रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और वो उतनी ही परवाह का हकदार है जितना कि कोई ज्यादा परवाह का हकदार है। हर व्यक्ति को बराबर की परवाह का मतलब होता है उसकी केयर करी जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी की, हाँ नहीं भाई ये तो इस रंग का है इसलिए इसकी केयर ही मत करो, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में हुआ, या इस जाति का या इस वर्ग का है तो इनकी केयर ही मत करो, नहीं इन मर रहे हैं तो मरने दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बराबर परवाह के हकदार है और बराबर सम्मान के हकदार है, रेस्पेक्ट भी बराबर मिलनी चाहिए। हालांकि लोगों से बराबर सम्मान का व्यवहार करने का मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा एक जैसा व्यवहार करना भी हो, पर बराबर सम्मान का मतलब का व्यवहार करने का मतलब ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा एक जैसा व्यवहार करना भी हो। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं पर्सनली आप लोगों को ये कह रहा हूं कि सम्मान जो है ना, रेस्पेक्ट जो होती है, रेस्पेक्ट काम देख करके नहीं होती। रेस्पेक्ट करना ये दूसरे का गुण नहीं है, आपका गुण दर्शाता है कि आप किसी व्यक्ति का जब सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, तो लोग आपकी तारीफ करते हैं, देखो व्यक्ति कितना बड़ा अच्छा है। तो ये रेस्पेक्ट तो कोई भी हालात हो, कैसा भी हालात हो, आपको करनी ही करनी है, वो छोड़नी नहीं। हर व्यक्ति का सम्मान करना है, चाहे वो कुछ भी काम कर रहा हो, चाहे वो आपके घर पे पेपर देने आ रहा हो, चाहे दूध देने आ रहा हो, चाहे हमारे बाहर स्ट्रीट लाइट्स ठीक करने आ रहे हो, चाहे कोई घर में सफाई वाला हो, बाहर सफाई वाला हो, दूध वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो, हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना है, हमें हर व्यक्ति की रेस्पेक्ट करनी है। क्योंकि ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितनी जरूरत इस देश को राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी की हो, उतनी ही जरूरत देश में मजदूर की भी है।
किसी के काम को हम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं साहब इनका काम जरूरी नहीं है। आज अगर मेरा पढ़ाना आप लोगों को जरूरी है तो जो टीम आप लोगों की कॉल लेती है वो भी उतनी ही जरूरी है। जो टीम मेरे वीडियो एडिट करती है वो भी उतनी ही जरूरी है। जो टीम मेरे वीडियो आप तक यूट्यूब तक पहुंचाती है वो भी उतनी ही जरूरी है। और आप भी उतने ही जरूरी हो जितने कि हम सब हैं। तो हर व्यक्ति का, अब मेरा सम्मान इसलिए ज्यादा, मैं किसी का सम्मान इसलिए ज्यादा नहीं करूं साहब वो पद में बड़ा है या नहीं, सम्मान सबका बराबर होना चाहिए, रेस्पेक्ट सबकी बराबर होनी चाहिए। क्योंकि काम हो सकता है स्थितियों के अनुसार किसी को ज्यादा अच्छा मिला हो, किसी को ना मिला हो, पर उस सम्मान तो सबको मिलना ही चाहिए, रेस्पेक्ट तो सबको मिलना ही चाहिए। यहाँ पर जो सम्मान का व्यवहार की बात है, मतलब यहाँ पर ये एक प्रकार से ऐसा कहा गया है कि भाई देखो हर व्यक्ति की स्थितियां थोड़ी सी अलग हो सकती हैं। तो उस वक्त में जैसे मैंने कहा कि एक कॉलेज के लेक्चरर हैं वो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं और एक मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ 11th-12th को, तो दोनों के पेमेंट में बड़ा अंतर होगा, बड़ा अंतर होगा। तो ये थोड़ा सा बिहेवियर हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया कि भाई मनीष सर को कम पेमेंट और उस टीचर को ज्यादा पेमेंट। वो ठीक है, वो असमानता नहीं है, वो इनइक्वालिटी नहीं है, वो समानता ही है। क्योंकि उन्होंने उस लेवल तक की हायर एजुकेशन पे पैसा भी खर्च करा होगा खुद का। आज वो कॉलेज के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 2 साल 3 साल आगे के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनको ज्यादा पेमेंट मिलना चाहिए। वो असमानता नहीं, वो इनइक्वालिटी नहीं, तो वो व्यवहार अलग नहीं है, वो व्यवहार थोड़ा सा अलग है। तो इन्होंने यही कहा है कि समानता का मतलब ये भी नहीं कि हर स्थिति में सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, मतलब चाहे वो आर्थिक रूप से हो या जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ, जैसे मान लीजिए कहीं पर प्रधानमंत्री जी है, अब प्रधानमंत्री जी है तो अब आप प्रधानमंत्री जी के बराबर जाके थोड़ी बैठो, प्रधानमंत्री है उनका तो पद ऊंचा है, उनको तो पद ऊपर मिलना चाहिए, बड़ा पद मिलना चाहिए। तो अगर वहां पर प्रधानमंत्री जी को ऊपर बिठाया जा रहा है और किसी को नीचे, तो कोई दोहराए वाली बात नहीं, वो गलत बात नहीं, वो बिल्कुल सही है। आज जैसे फॉर एग्जांपल पहले के समय में देखें तो गुरु क्या हुआ करते थे, ऊपर बैठा करते थे, शिष्य सारे नीचे बैठा करते थे। तो अब उसमें ये नहीं कहोगे सर ये तो असमानता है, इनइक्वालिटी है, मानव है, तो नहीं भाई, उनका गुरु का ज्ञान है, वो ज्ञान देने के लिए ऊपर बैठे हैं, ऊपर बैठना वहां जरूरी। तो वहां हम नहीं कह सकते कि असमानता है या इनइक्वालिटी है। ओके, ये जो तस्वीर दिखाई गई है ये दिखाई गई कि हम सभी मानव हैं, हमें मिलजुल करके ही रहना चाहिए। कोई भी समाज अपने सभी सदस्यों के साथ सभी स्थितियों में पूर्णतः एक समान बर्ताव नहीं करता। समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए कार्य का विभाजन जरूरी है। देखिए अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है उसको समझिएगा। क्या बोला है, कार्य का जो विभाजन है, जो डिवीजन ऑफ वर्क है, जो काम है उसका विभाजन होना जरूरी है। काम का विभाजन होना इसलिए जरूरी क्योंकि हर समाज सभी व्यक्तियों के साथ एक जैसा बर्ताव, सेम जो बिहेवियर है वो नहीं कर सकता। और ये शायद कभी ना कभी हमें जरूरी भी लग सकता है। और जरूरी क्योंकि कार्य का विभाजन हम लोगों को करना होगा। कार्य का विभाजन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं आपको लर्न एंड शेयर का एग्जांपल देता हूं। कोई व्यक्ति है जो वीडियो एडिट करता है, ठीक है, कोई व्यक्ति वीडियो एडिट कर रहा है, कोई व्यक्ति टाइपिंग कर रहा है, कोई व्यक्ति कॉलिंग ले रहा है, कोई व्यक्ति नोट्स लिख रहा है, कोई व्यक्ति आपको पढ़ा रहे हैं। अब ये सब का हमने क्या कर दिया, काम का डिवीजन कर दिया, वर्क का जो है वो डिवीजन कर दिया। अब जब काम का विभाजन हो चुका है तो देखिए थोड़ा सा हो सकता है कि पेमेंट के मामले में जो टीचर्स हो उनका हो सकता है ऊपर नीचे हो, थोड़ा ज्यादा हो, टाइमिंग का हो सकता है कि टीचर्स का कम या ज्यादा टाइमिंग्स हो, तो वहां पर जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है वो सेम होने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे टीचर्स के अलावा जितना भी स्टाफ है उनका ड्रेस कोड नहीं है, पर हमारा ड्रेस कोड है कि साहब हमें ये टी शर्ट दी हुई है, इस टी शर्ट में आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करिए कि इसी टी शर्ट में हो, कभी भूल जाए तो बात एक अलग है कि आप दूसरी शर्ट या दूसरी टी शर्ट लगा करके वीडियो रिकॉर्ड कर दीजिए। तो अब आप हम ये कहें नहीं सर ये तो असमानता है, इनइक्वालिटी, आप हमारे साथ तो हमें तो टी शर्ट दे रहे हो बाकी स्टाफ को नहीं दे रहे हो, ये इनइक्वालिटी है, आप हम पर तो टी शर्ट थोप रहे हो बाकियों पर नहीं थोप रहे हो, नहीं ये इनइक्वालिटी नहीं, ये थोड़ा सा नियम है उसको, क्योंकि बच्चों के सामने फेस लेकर के हम लोग जा रहे हैं तो हमारा एक ड्रेस कोड होना जरूरी है। इसके अलावा काफी चीजों में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो काम का डिवीजन, कार्य का विभाजन बड़ा जरूरी है, काम का विभाजन होना जरूरी है। आज हमने सोसाइटी का डिवीजन करा है ना, आईएएस अधिकारी बनाए हैं जो कि आगे जाकर के आप बनोगे, हमने नेता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति जी, राज्यपाल, ये सब है, ये थोड़े से अलग हैं, आईएएस अलग है, इनके नीचे अधिकारी हैं वो अलग है, टीचर्स अलग हैं, डॉक्टर्स अलग है। हमने क्या कर दिया, काम का विभाजन कर दिया। अब मान लीजिए कहीं पर आईएएस अधिकारी है तो वहां पर उनका सम्मान होना, उनकी रेस्पेक्ट होना जायज है, उनकी ज्यादा होनी चाहिए, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, क्योंकि उनका वर्कलोड, उनका जो काम है वो उस लेवल का है। तो यहां पर यही बात समझने की जरूरत है कि हमें हर स्थिति में हर व्यक्ति का एक समान बर्ताव नहीं हो सकता, समाज सभी के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं कर सकता, इसलिए क्या है, कार्य का विभाजन जरूरी है। ये कार्य का विभाजन हमें कभी कभार सही भी लग सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया होगा, जब हमने वर्ण व्यवस्था की बात करी थी तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था, वर्ण व्यवस्था में क्या था कि ब्राह्मण सबसे ऊपर, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। वो क्या था, कार्य विभाजन था। मैं हमेशा यही कहता हूं कि जब शुरुआत में वर्ण व्यवस्था थी वो क्रम आधारित थी कि काम के हिसाब से जो पढ़ाने लिखाने का काम करेंगे वो ब्राह्मण कहलाएंगे, जो
देश की रक्षा करेंगे वो क्या है क्षत्रिय कहलाएंगे, जो व्यापार का काम करेंगे वो वैश्य, और इनके अलावा तीनों में से किसी भी में आ रहा है वो शूद्र कहलाएगा। पर उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव हो ये बिल्कुल भी नहीं था। परंतु उस कर्म आधारित व्यवस्था को हमने फिर बाद में क्या कर दिया, जन्म आधारित कर दिया कि आज मेरे बच्चे ने शूद्र परिवार में जन्म लिया है तो शूद्र का ही काम करेगा, और मेरे बच्चे ने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है तो वो ब्राह्मण परिवार का ही काम करेगा। तो अब वो जो वर्ण व्यवस्था है वो गलत नहीं है, वो कार्य का जो विभाजन है वो करना जरूरी होता है। जैसे आज हम लोगों ने कर रखा है, ये डॉक्टर्स, ये टीचर्स, ये वकील, ये इस प्रोफेशन के, इस प्रोफेशन के बिजनेसमैन हो गए, तो कार्य का विभाजन जरूरी होता है। और जब कार्य का विभाजन होगा तो किसी का काम बहुत ज्यादा हाई लेवल का होगा और किसी का काम थोड़ा सा लो लेवल का होगा। एक और उदाहरण आपको देता हूं। आपने देखा जो मजदूर होता है जो ईंट पकड़ाने का काम करता है, ठीक है, उसको जो दिन के दिए जाते हैं 400 या 500 रुपए दिए जाते हैं। उसके साथ होता है मिस्त्री जो ईंटों को जोड़ जोड़ करके मकान बनाता है, उसको 800 से 900 रुपए दिए जाते हैं। दोनों में डिफरेंस। अब आप कहोगे सर मजदूर ज्यादा मेहनत कर रहा है, पर भैया उसके मिस्त्री के पास ज्ञान है। और इन दोनों से बड़ा इंजीनियर आता है, 10-15 मिनट बैठेगा, आधी घंटा बैठेगा, एक नक्शा बना करके देके जाएगा, आपसे 1 घंटे में 5,000, 10,000, 15,000 रुपए लेकर के चले जाएगा। अब आप वहां पर ये कहें कि नहीं सर ये तो आधे घंटे में आपसे 10,000, 15,000 रुपए ले लिए, ये इनइक्वालिटी नहीं है। उसके ज्ञान का सम्मान होना, वो रेस्पेक्ट उसको मिलना वो बड़ी जरूरी है। तो वहां पर असमानता नहीं है। आपको समानता को और असमानता को अगर विभेद करना हो, अलग करना हो, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि समानता का अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म आधारित कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए कि साहब इसने यहां पर जन्म लिया है इसलिए इसके साथ ये भेदभाव, और इसने यहां पर जन्म लिया है इसलिए इसको सुख सुविधा दी जाए। आज इंजीनियर का बेटा जो कि आपका आर्किटेक्चर का जो बेटा है, पूरा आपका नक्शा बना करके गया है, उसको भी आप उतना ही सम्मान दीजिए जितना आप एक मजदूर के बेटे को देते हो। सम्मान बराबर। ऐसा नहीं हो रहा साहब इंजीनियर साहब का बेटा तो खूब ज्यादा रेस्पेक्ट, नहीं, काम से रेस्पेक्ट होनी चाहिए, कर्म से जो पहचान है ना वो होनी चाहिए। कर्म के आधार पर थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, काम के आधार पर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, पर किसी व्यक्ति का जन्म के आधार पर भेदभाव करना ये असमानता है, हमें वो नहीं होने देनी। बस समानता यही कहती है कि जन्म आधारित किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अलग अलग काम और अलग अलग लोगों को महत्व और लाभ भी अलग अलग मिलता है। देखिए अलग अलग काम है तो अब उन लोगों का महत्व भी थोड़ा सा अलग है और उनके लाभ भी अलग अलग है। देखिए आज जो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल बनते हैं, आज इन लोगों के ऊपर देखिए पूरे राज्य की, पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। काफी लोग इनके पक्ष में विपक्ष में चलते रहते हैं, ठीक है। तो अब उनका काम अलग है, उनका थोड़ा महत्व है, उनकी इंपॉर्टेंस अलग है, उनके कुछ लाभ है, उनको कुछ हानि भी है, हर काम में होता है। तो हर व्यक्ति का देखो काम अलग है तो महत्व, उसकी इंपॉर्टेंस तो अलग होगी ही होगी। कई बार इस बर्ताव में ये अंतर न केवल स्वीकार्य हो सकता है बल्कि जरूरी भी लग सकता है। जो ये अंतर करा गया है कि भाई किसी का काम ज्यादा महत्व है, किसी का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी का कम इंपॉर्टेंट है, तो ये ज्यादातर स्वीकार्य होता है, स्वीकार करा जाता है। और कभी कभार ये बिल्कुल ऐसे जरूरी भी लगता है कि नहीं साहब ये तो जरूरी है, ये नहीं करेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो जैसे कर रखा है भाई टीचर ये है, ठीक है, इसके अलावा ये वाला काम ये करेंगे, डॉक्टर वाला काम डॉक्टर करेंगे, तो ये जरूरी भी होता है, ये बिल्कुल क्लियर भी हमारा होगा। ओके, तो जरूरी भी लग सकता है। स्वीकार्य अंतर न केवल स्वीकार्य हो सकता है बल्कि जरूरी भी लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर काम के आधार पर हम अंतर कर सकते हैं और वो अंतर हमारे लिए जरूरी हो सकता है। ये थोड़ा सा दिखाया गया है कानून का हथौड़ा। उदाहरण, प्रधानमंत्री या सेना के जनरल को विशेष सरकारी दर्जा या सम्मान देना हमें तब तक समानता की धारणा के विपरीत नहीं लगता जब तक कि उसका दुरुपयोग न हो, लेकिन कुछ अलग किस्म की असमानता अन्यायपूर्ण लग सकती है। देखिए अब जो प्रधानमंत्री जी है या सेना के कोई बड़े पद पे बैठे हुए, तो उनको जो सरकारी दर्जा दे रखा है या जो सम्मान दे रखा है, उस सम्मान को देने का हमें बिल्कुल भी वो असमानता की बात नहीं लगेगी, वो समानता की ही धारणा है। बस वो असमानता कब लगेगी जब वो अपने उस पावर का दुरुपयोग करे, ठीक है, मिसयूज करे, तब हमें लगेगा। पर कुछ अलग किस्म की असमानताएं होती हैं जो कि अन्यायपूर्ण लग सकती हैं, जो हमें लगता नहीं साहब ये तो गलत है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी विशिष्टताएं विभेद स्वीकार किए जाने लायक है और कौन सी नहीं। बस यहां से अब आपके लिए क्वेश्चंस बनना शुरू हो गए। स्वतंत्रता में भी हमने यही बात करी थी, कहां पे रोक लगाई जाए, कहां पे रोक ना लगाई जाए, कौन सी रोक वाजिब है मतलब सही और कौन सी रोक है जो कि गलत है। अब यहां पर भी ये बात आ रही है। अभी तक के कॉन्सेप्ट में हम ये समझते हुए आए हैं कि कुछ अंतर जरूरी है, स्वीकार करेंगे उनको, जरूरी भी है, परंतु अब बात यहां पर यह आ रही है कि कौन सी विशिष्टताएं या कौन से विभेद को जो बंटवारा है उसको हम स्वीकार करें और कौन से को नहीं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये सवाल अब हमारे सामने। कई बार लोगों से अलग तरह का बर्ताव इसलिए किया जाता है कि उनका जन्म किसी खास धर्म, नस्ल, जाति या लिंग में हुआ है। हम असमानता की इन आधारों को अस्वीकार करते हैं। तो ये जो सारी की सारी बातें हैं, इनको मैं एक शब्द में लिख देता हूं कि जन्म आधारित
जन्म आधारित अगर आप किसी के साथ कोई विभेद करते हैं, कोई भेद करते हैं, तो वह असमानता है। जन्म के आधार पर कि साहब इसने एक वर्ग में, एक जाति में, एक नस्ल में, एक इस रंग में, इस लिंग में जन्म लिया है, इसलिए इसके साथ भेदभाव होगा, बस वो गलत है। जन्म आधारित जो भेदभाव है उसको स्वीकार नहीं करा जाएगा। जन्म आधारित भेदभाव को अस्वीकार कर दिया जाएगा, स्वीकार नहीं करा जाएगा। ठीक है, तो जन्म आधारित जो भेदभाव है वो स्वीकार्य नहीं है। क्रम आधारित जो थोड़े बहुत भेद है वो स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन लोगों की आकांक्षाएं और लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, और हो सकता है कि किसी सभी को समान सफलता न मिले। देखो, अब लोगों की आकांक्षाएं, सभी की जो इच्छाएं होती हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, सभी के लक्ष्य हैं जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। देखिए, जैसे अब आप सभी बच्चे 10 तक साथ में पढ़े, अब किसी का लक्ष्य था डॉक्टर बनने का, वो बायो की फील्ड में चला गया, किसी का था इंजीनियर बनने का, वो साइंस मैथ की फील्ड में चला गया, किसी का लक्ष्य था CA CS बनना, वो कॉमर्स की फील्ड में चला गया, और किसी का लक्ष्य था देश के जनता की सेवा करना, IAS अधिकारी बनना, वो हमारे पास आर्ट्स में आ गया है। ठीक है, वो हमारे पास आर्ट्स में आ गया। तो अब सबकी आकांक्षाएं अलग अलग होती है, इच्छाएं अलग अलग होती है, सबके लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। तो हो सकता है कि किसी को समान सफलता बहुत जल्दी मिल जाए और किसी को ना मिले। ठीक है, ये अलग अलग हो सकते हैं। ये जो तस्वीर दिखाई गई है ये पुरुष और महिला को बिल्कुल बराबर दर्शाया गया है। तो जन्म आधार पर कोई किसी भी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए। अगर वे अपने अंदर छुपी संभावनाओं को विकसित करने में सक्षम हैं तो ऐसा महसूस नहीं होगा कि समानता खतरे में। देखो, स्वतंत्रता में भी यही बात बोली गई थी और समानता में भी यही बात आज वापस आ रही। स्वतंत्रता में क्या कहा गया था कि देखिए, स्वतंत्रता के दो आयाम, दो पहलू हमने देखा। पहली बात तो बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए, भारी प्रतिबंध हम पर नहीं लगे होने चाहिए। दूसरी बात ये बोली गई कि भैया हमें हमारा विकास करने के लिए छूट होनी चाहिए, हम खुद का विकास कर सके, मतलब व्यक्ति से व्यक्तित्व हम बना सके, हम पर्सनैलिटी बन सके, उसके लिए हमारे पास छूट होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। यहां पर भी यही बात बोली गई है कि भैया जो आपके अंदर जो छुपी संभावना है, जो आपके अंदर छुपा हुआ टैलेंट है, अगर आप उसको ला पा रहे हो, दिखा पा रहे हो, उस टैलेंट को पूरा कर पा रहे हो, आप अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हो, तो फिर वहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि समानता खतरे में, फिर वहां मतलब सही है कि समानता सही चल रही। पर जैसे देखें कि भैया दक्षिण अफ्रीका में रंग के आधार पर जो व्यक्ति है उनको पढ़ने लिखने से वंचित करा गया, उनको आगे आने से वंचित करा गया। भारत में महिलाओं को जाति व्यवस्था के आधारित जो जातियां रही उनको वंचित करा गया। तो वो क्या था, वो गलत था। वो उनकी संभावनाएं जो थी, जो उनका ज्ञान था, उस ज्ञान को आगे नहीं आने दिया। तो वो क्या है, असमानता है। और अगर आप अपने संभावनाओं का पूरा फायदा उठा सकते हैं तो फिर वहां पर समानता रहेगी, समानता खतरे में नहीं आएगी। स्वतंत्रता भी यही कहती थी कि भैया हर व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए छूट मिलनी चाहिए, वह स्वतंत्रता है। और यहाँ पर समानता भी यही कहती है कि भैया आप अपना विकास कर रहे हैं, आप संभावनाओं को साथ चल पा रहे हैं, तो वो समानता खतरे में नहीं है। कुछ लोग अच्छे संगीतकार हो सकते हैं जबकि कुछ नहीं, कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन सकते हैं जबकि कुछ और अपने कड़े परिश्रम या चेतना के लिए विख्यात हो सकते हैं। तो देखो, कुछ संगीतकार बन सकते हैं, ठीक है, हो सकता है कुछ वैज्ञानिक बन जाए, और कुछ हो सकता है कि नहीं बन सकते संगीतकार, कुछ बन जाए। और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो परिश्रम या चेतना के लिए विख्यात हो सके, मतलब अपनी मेहनत के लिए और अपने ज्ञान के लिए विख्यात हो जाए। नहीं साहब, उस व्यक्ति में तो जो ज्ञान है वो तगड़ा है, तो ठीक है, गजब है। तो मतलब आप में जो टैलेंट है, आप उस टैलेंट को दिखा पा रहे हो, आप उस टैलेंट को बाहर लेकर के आ पा रहे हो, इसका मतलब समानता है। समानता के आदर्श से जुड़े होने का यह मतलब नहीं है कि सभी तरह के अंतरों का उन्मूलन हो जाए। इसका मतलब केवल यह है कि हमसे जो व्यवहार किया जाता है और हमें जो भी अवसर प्राप्त होते हैं वे जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए। तो अब समानता का कहीं ना कहीं परिभाषा से लगभग से हमें मिलना शुरू हो चुकी है। समानता का मतलब कभी भी यह नहीं है कि सभी प्रकार के अंतरों का उन्मूलन कर दिया जाए, सभी प्रकार का जो डिफरेंस है, सभी प्रकार की जो अलग अलग बातें हैं, उन्मूलन मतलब उनको हटा दिया जाए, ऐसा नहीं है। समानता का मतलब यह नहीं है कि सभी प्रकार की जो विभेद है या सभी प्रकार के जो अंतर है उनको खत्म कर दिया जाए, नहीं। परंतु ध्यान रखनी है इस बात को कि जो हम व्यवहार करते हैं उस व्यवहार में किसी व्यक्ति को जो अवसर मिल रहे हैं वो जन्म या सामाजिक परिस्थितियों के निर्धारित नहीं होने चाहिए। मतलब किसी व्यक्ति ने जन्म के आधार पर कहीं जन्म लिया हो, उस कारण हम उसकी ज्यादा सम्मान करें, कम सम्मान करें, यह गलत बात है। किसी विशेष वर्ग में, लिंग में, क्षेत्र में, एरिया में, आर्थिक स्थितियों में जन्म लिया है, उस कारण हम किसी का सम्मान करें या कम सम्मान करें, तो वो गलत बात है। परंतु कुछ अंतर होंगे, कल भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। आज प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी के साथ जितने बॉडीगार्ड चलते हैं उससे थोड़े से कम
मंत्रियों के साथ चलते हैं। उससे आप कम देखेंगे तो जो कलेक्टर होते हैं या जो अधिकारी होते हैं उनके साथ थोड़े और कम होते हैं, ठीक है। और बाकी हमारे आम जनता के लिए पुलिस लगी हुई है, ठीक है। वो हमेशा जब भी कुछ गलत होगा तो पुलिस बाकी चोरों को या उनको दबोच लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जन्म आधारित सामाजिक स्थितियों पे नहीं होना चाहिए, पर उनका काम है, उस काम के स्तर पे अंतर बने रहेंगे, वो अंतर जरूरी भी है। यहाँ पे तस्वीर दिखाई गई है, एक ही झुकाव ज्यादा है, ये ऊपर उठे। अवसरों की समानता, चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अवसर की समानता। तो अब हमें समानता का मतलब पता चल गया, सीधा सा अर्थ यही है कि बस कोई जन्म आधारित या सामाजिक आधारित अंतर नहीं होना चाहिए, बाकी सारे अंतर स्वीकार्य होंगे। अब हम हर व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। हम टीचर बनना चाहते हैं, हम अधिकारी बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम वकील बनना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम सबको अवसर मिले, हम सबको कुछ अपॉर्चुनिटीज है ना, वो अपॉर्चुनिटीज हमें मिलनी चाहिए। अवसर का मतलब क्या है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ और इस काम करने का मुझे मौका मिलना चाहिए। मेरे एक टीचर थे बच्चों, मैं छोटी सी कहानी डिस्कस करूँगा। मैं 2nd क्लास तक हिंदी मीडियम में पढ़ा और मेरा फैमिली बैकग्राउंड पूरा हिंदी मीडियम का रहा, और मेरे पिताजी का सपना था नहीं मैं मेरे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालूँ, तो 3rd में उन्होंने इंग्लिश मीडियम में डाला। और सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ बच्चा, और जो पूरे आसपास के जितने भी दोस्त थे सब हाई क्लास फैमिली के थे, मतलब शायद मैं ही एक मिडिल क्लास में बिलोंग करता था। तो उन बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी हुआ करती थी, वो बच्चे घर पे भी इंग्लिश में बात करा करते थे और करा करते थे। 5th 6th 7th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, एक टीचर थे, सोशल के ही थे, मैं नाम नहीं लूँगा, पर मैं कभी भी जब उनको ये कहता था ना मैम मुझे रीड करने दीजिए, क्योंकि स्कूलों में तो सोशल रीड करके ही पढ़ाया जाता है, मुझे भी रीड करने दीजिए। आती है आपको रीडिंग? रीडिंग करोगे आप? रीडिंग करोगे? जी मैम करनी तो है। खड़ो खड़ो खड़ो। अच्छा ये शब्द तो आपसे बोला नहीं जा रहा सही से, रीडिंग करोगे? बैठो। हाँ बेटा आप करो रीडिंग, आप करो। हाँ ये देख, इसे कहते हैं इंग्लिश में रीडिंग, रीडिंग करेंगे। अब वहां पर कहीं ना कहीं जो मौका है ना, वो मौका चूक दिया। अगर उस समय वो टीचर मुझे बिठा करके एक बार समझाते, बेटा देखो ये शब्द आप यहाँ पे गलत पढ़ रहे हो, इसको सही पढ़ो। टीचर की हमेशा जिम्मेदारी यही होती है कि अगर कोई बच्चा पिछड़ा हुआ है तो उसको आगे लेकर के आए, उसको डांट करके धमका करके उस पर दबाव बना करके उसके जो पूछने की इच्छा है ना वो भी खत्म कर दी जाए। वो कभी भी टीचर के गुण नहीं है, कभी भी टीचर के लक्षण नहीं है। उस समय दबा दिया, ठीक है। उसके बाद 12th में जब फेयरवेल हुआ, पहली बार मैंने मेरी ज़िंदगी में फेयरवेल में विदाई समारोह में स्पीच दी। मेरे स्कूल के टीचर्स को बिलीव नहीं हुआ कि मनीष इतना अच्छा स्पीच दे सकता है। उसके बाद मैंने जब पढ़ाना शुरू करा कोचिंगों में और सारी जगह पर, तो वहाँ पर कोचिंग पे मेरा बहुत बड़ा आशीर्वाद था उन मैम का, जिनके पास मैं पढ़ाना सीखा, शुरुआत करी। उन्हीं मैम के फ्रेंड थे वो वाले मैम जो मुझे इंग्लिश पढ़ने पे डांटा करते थे। वो आए मुझे नंबर देके, मनीष मेरी हेल्प चाहिए तो बता दे। नहीं हो, ठीक है भाई कोई बात नहीं, टीचर है, टीचर का सम्मान करना चाहिए। फिर उसके बाद जब मैं वहाँ कभी स्पीचेस देता था और करता था तो वाह मनीष कितने अच्छा स्पीच देते हो, आपने कभी स्कूल में नहीं बताया। मैं मन ही मन में मैम आप बोलने तो देते थे। तो वो क्या है कि वो कहीं ना कहीं अवसर की समानता नहीं मिली। और मैं आज भी अगर मेरा कोई वीडियो कोई टीचर देखता है तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि आज पूरे भारत में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। मैं पहले भी कहता था और आज भी कहता हूँ कि भारत को जब विश्व गुरु था ना तो राजा महाराजाओं ने विश्व गुरु बनाया है, न किसी व्यापारियों ने विश्व गुरु बनाया है, किसी ने ही भारत को विश्व गुरु नहीं बनाया। अगर भारत को विश्व गुरु बनाया है तो भारत के गुरुओं ने बनाया है, और आज भी अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो भारत के गुरु ही बनाएंगे। इसलिए अगर आप टीचर हैं और आप भविष्य में टीचर की लाइन में जाना चाहते हैं तो कम से कम अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जो पिछड़ा हुआ है या उसे कोई चीज़ नहीं आती, अगर आप उसे सिखा नहीं सकते ना, तो कम से कम उसकी पूछने की इच्छा को मत मारिए। आप उसे प्यार से बिठा दीजिए, बेटा आप बैठ जाइए, अपन बाद में बात करते हैं। क्योंकि जो क्रीम है ना, उस क्रीम को तो सब लेकर के भाग रहे हैं, पर जो नीचे का है ना उसको क्रीम बनाने की कोशिश करे, वही एक असली टीचर है। तो मैं यही कहता हूं, और आप भी जीवन में कभी भी किसी फील्ड में जाए, कभी किसी मौका मिले, मौका दो। जो व्यक्ति दबा हुआ है, जो व्यक्ति डरा हुआ है, उसको लेकर के आओ। नहीं बेटा बोलो क्या बात है, बोलो बताओ समस्या क्या। ये अवसरों की समानता है, अवसर मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ही बात करें, कुछ समय पहले हजारों वर्षों तक क्या हुआ, महिलाओं को मौके नहीं दिए गए पढ़ने के लिखने के, वंचित जातियां हैं उनको मौके नहीं मिले। तो आज हम जो बात करेंगे अवसरों की समानता की बात करेंगे कि हमें मौके हैं वो सबको क्या मिलने चाहिए, बराबर मिलने चाहिए। समानता की अवधारणा में यह निहित है कि सभी मनुष्य अपनी दक्षता और प्रतिभा को विकसित करने के लिए तथा अपने लक्ष्य और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार और अवसरों को हकदार हैं।
जो समानता की अवधारणा है उसमें यह बात बिल्कुल क्लियर है कि सभी जो मनुष्य हैं वो अपनी दक्षता, मतलब जो अपनी कैपेसिटी है, जो अपना ज्ञान है और अपनी कैपेसिटी और अपनी प्रतिभा, जो अपना ज्ञान है, अपना टैलेंट है, उसको विकसित करने के लिए और अपने लक्ष्य और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनको समान अधिकार मिलने चाहिए और अवसरों के हकदार होने चाहिए। मतलब ये कहा गया है कि भैया आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हो, आप अपने टैलेंट को उजागर करना चाहते हो, उसके लिए आपको बराबर के मौके मिलने चाहिए, अवसर बराबर मिलना चाहिए और समान अधिकार मिलने चाहिए। ऐसा नहीं हो किसी के पास ज्यादा अधिकार हो, किसी के पास कम अधिकार हो, तो वो जन्म आधारित विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। मैंने जो अभी जिस टीचर की कहानी बताई उनका पर एक मुझ में बहुत अच्छा बात ये थी कि वो मुझे नंबर बहुत अच्छे दिया करती थी वो मुझे नंबर बहुत अच्छे दिया करती थी, मेरी एक सिंसियर इमेज थी, तो उससे मुझे नंबर बहुत अच्छे मिला करते थे। इसका आशय यह है कि समाज में लोग अपनी पसंद और प्राथमिकताओं के मामलों में अलग हो सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि लोग अपनी पसंद और प्राथमिकताओं का मतलब क्या होता है कि हम आप पहले किस चीज को प्राथमिकता रखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने स्कूल के बाद कॉलेज का फॉर्म भरा तो आर्ट्स में क्या होता है कि यहाँ पर आपको 3-3 सब्जेक्ट का बैच मिलता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इको, ज्योग्राफी, ऐसे करके। तो मुझे जहाँ से मैंने फॉर्म भराया था मित्र वाले से, उन भैया ने मुझे बोला भैया एक ऐसा सब्जेक्ट बता दो जो आपको हर हाल में चाहिए। मैंने बोला इकोनॉमिक्स, हर हाल में ही चाहिए इकोनॉमिक्स। तो फिर मुझे हिस्ट्री, पॉलिटी और इको वाला जो बैच है वो मिल गया। मैंने इको को जो है सबसे प्राथमिकता पर रखा, इकोनॉमिक्स को सबसे पहले प्राथमिकता दी। तो हर व्यक्ति का, लोगों की अपनी पसंद हो सकती है, अपनी प्राथमिकताएं हो सकती है, उन मामलों में लोग अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, ये अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। जब आप भी यूपीएससी का एग्जाम देंगे और आप मेंस एग्जाम क्लियर कर दोगे, प्री निकाल दोगे, फिर मेन निकाल दोगे और इंटरव्यू में जाओगे ना, तो इंटरव्यू में जाने से पहले आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि आपकी प्राथमिकता क्या है। आप आईएएस पहले बनना चाहते हो या आईपीएस बनना चाहते हो या फॉरेन सर्विसेज में जाना चाहते हो और या बाकी दूसरे रेवेन्यू सर्विसेज है उनमें जाना चाहते हो, वो प्राथमिकता देनी पड़ती है। तो सबकी प्राथमिकता अपनी अपनी होती है। कोई बिल्कुल फिजिकली फिट होता है तो वो कहता है नहीं साहब आईपीएस पहले है, आईएएस बाद में देखेंगे, पहले आईपीएस बनना है। ठीक है ना, ऐसा होता है। उनकी प्रतिभा और योग्यताओं में भी अंतर हो सकता है और हो सकता है इस कारण से कुछ लोग अपने चुने हुए क्षेत्रों में बाकी लोगों से ज्यादा सफल हो जाए। तो उनकी प्रतिभा में, लोगों के टैलेंट में और उनकी जो योग्यता है, उस काम को करने की जो योग्यता है, कैपेसिटी है, उसमें लोगों में अंतर हो सकता है। हो सकता है कि कुछ लोग अपने क्षेत्रों में बाकी चुने हुए लोगों से ज्यादा सफल हो जाए। देखिए आज एक वर्ड वापस आया, सफल, सक्सेस। ये भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। सफलता की या सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं हुआ करती। ठीक है, एक बार मैं बच्चों को पढ़ा रहा था तो मैंने बच्चों को ये बोला, मैं बेटा सफलता क्या होती है। तो एक बच्ची ने मुझे जवाब दिया था कि सर कुछ बड़ा करना। मैं बेटा यहाँ से ऊपर था, मैं यहाँ से कूद जाऊँ तो मैं कुछ बहुत बड़ा है तो मैं सफल हो गया। सफलता का मतलब कभी भी ये नहीं है कि किसी को निर्धारित करें। आज प्रधानमंत्री जी अपनी जगह सफल है, राष्ट्रपति जी अपनी जगह सफल है, डॉक्टर अपनी जगह सफल है, टीचर अपनी जगह सफल है, आईएएस अधिकारी अपनी जगह सफल है। सफलता का सीधा सा अर्थ बस इतना सा है कि आपने जो टारगेट तय करा था, जो आपने सोचा था कि साहब मुझे जीवन में ये करना है, आप उसको अचीव कर लो, बस वही सफलता है। और आप खुद को कंपेयर मत करो कि साहब प्रधानमंत्री जी जो हैं वो ज्यादा सफल है और डॉक्टर कम सफल। नहीं, सबकी अपनी अपनी जगह आवश्यकता है। डॉक्टर ने सोचा था कि साहब मैं डॉक्टर बनूंगा, वो बन गए, वो सफल है। प्रधानमंत्री जी ने सोचा होगा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, वो बन गए, वो सफल है। किसी मुख्यमंत्री जी ने सोचा होगा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, वो बन गए, वो सफल है। तो हमारा एक गोल को सोचना और उसके लिए लगातार डे बाय डे, हर दिन प्रतिदिन हमारे उसके लिए मेहनत करना और उस गोल को किसी भी हाल में अचीव कर लेना, वो सफलता है बेटा। सफलता किसी फील्ड से जुड़ी हुई नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई में टॉप करोगे तो ही सफल हो, नहीं। अगर आपने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा और वहां आप टॉप पोजीशन पे पहुंचते हो तो भी आप सफल हो। ठीक है, तो सफलता कभी भी किसी ऐसा कंपैरिजन से नहीं आती। लेकिन केवल इसलिए कि कोई क्रिकेट में पहले पायदान पर पहुंच गया है या कोई बहुत सफल वकील बन गया है, समाज को असमान नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो अब कोई भाई पहले क्रिकेट में फर्स्ट पायदान पे, फर्स्ट पोजीशन में पहुंच गया या कोई अच्छा वकील बन गया, तो हम उसमें ये नहीं कह सकते कि समाज में असमानता आ गई। दूसरे शब्दों में सामाजिक दर्जा, संपत्ति या विशेषाधिकारों में समानता का अभाव होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी चीजों की उपलब्धता में असमानताओं से कोई समाज असमान, अन्यायपूर्ण बनता है। देखिए, तो क्या कहा गया है, सामाजिक दर्जा, ठीक है, संपत्ति या विशेषाधिकारों में समानता का अभाव, मतलब समानता का न होना, मतलब असमानता होना। समानता का न होना मतलब असमानता होना। सामाजिक दर्जा, समाज में आपको जो सोसाइटी में जो रेस्पेक्ट है, जो स्टेटस है, वो किसी का ज़्यादा, जैसे मैंने कहा प्रधानमंत्री जी का ज़्यादा है, फिर आईएएस अधिकारियों का है। तो समाज में जो दर्जा है वो किसी की संपत्ति अगर ज़्यादा है या कम है, या किसी को विशेषाधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, विशेषाधिकार यहाँ पर जन्म आधारित विशेषाधिकारों की बात नहीं है। मैंने क्या कहा, जैसे आज जो कलेक्टर साहब होते हैं उनके साथ 2 गार्ड होते हैं,
ठीक है, विधायक जी के साथ भी 2-3 गार्ड होंगे, 4 गार्ड होंगे, प्रधानमंत्री जी के साथ में गाड़ियों की गाड़ियाँ चलती है, राष्ट्रपति जी के साथ तो गिन नहीं सकता आप कितनी गाड़ियाँ होती। तो वो विशेषाधिकार है, वो उनको उनके सामाजिक दर्जे के कारण मिले हैं। तो सामाजिक दर्जे में, संपत्ति में या विशेषाधिकार में असमानता हो तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर आज आप बोलो सर हमारे पास तो 100 रुपये और अंबानी जी के पास तो करोड़ों रुपए, तो ये तो असमानता नहीं भैया, उन्होंने मेहनत कर करके वो पैसा कमाया, तो आप वहां पर असमानता नहीं कह सकते। लेकिन शिक्षा में, स्वास्थ्य में और सुरक्षित आवास जैसी जो बुनियादी चीजें हैं, अगर उनमें अगर असमानता होती है तो बस वहीं से अन्यायपूर्ण समाज बनना शुरू हो जाता है। और हमें समाज कैसा बनाना, न्यायपूर्ण बनाना है। मतलब अगर इस समानता वाले टॉपिक का हम निष्कर्ष निकाल करके कहते हैं तो मैं सिर्फ इतना सा कहता हूं कि सभी के साथ एक जैसा बर्ताव हो, पर वो जन्म आधारित तय नहीं होना चाहिए कि भैया आप जन्म इसमें ले लिया इसलिए आपके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, वो कभी भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात इतनी सी है कि एक अच्छा और सफल समाज हमें बनाना है, और उस अच्छे सफल समाज में यह है कि सबको जो है अवसर बराबर मिले, सबको मौका बराबर मिले। मौका मिलता रहेगा तो अच्छा है। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। आपको कोई डाउट, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने चैनल को भी बच्चों बढ़ाते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।